आज के हमारे जो सेशन होंगे तो उसमें जो 4 डायनास्टीज़ के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो पहली डायनास्टी है यादवा, देन काकतीय, देन चंदेल एंड होयसला। ये 4 डायनास्टी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यादव डायनास्टी जो है पर्टिकुलरली ये महाराष्ट्र में जिनका देवगिरी दौलताबाद जिसे कहा जाता है औरंगाबाद के नज़दीक एलोरा एंड अजंता बोथ प्लेसेस आर वेरी नियर टू दिस औरंगाबाद। और ये देवगिरी जिनका कैपिटल रहा ऐसे यादवा किंग्स पहले तो इनको सेऊण देश तो ये नासिक और उधर का रीजन जो है वहाँ पर भी इनका कैपिटल था ऐसा कहा जाता है। इनका बेसिक कैपिटल जो है वहाँ था ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद जो है इनका कैपिटल ये देवगिरी रहा, दौलताबाद रहा। यादव डायनास्टी पर्टिकुलरली जो है भिल्लम और बाद में सिंघन वगैरह जो वहाँ किंग्स थे। अभी इसका जो पीरियड है तो ये 11वीं और 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी तक लगभग 200-250 साल तक इनका पीरियड रहा। यादव पीरियड के कला और स्थापत्य की अगर हम बात करते हैं, तो कला के इसमें विशेष तौर पर पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो पेंटिंग में अ, हमको क्लॉथ पेंटिंग एंड रंगोली जो है, अब तक के इसमें हमने टेम्पल की पेंटिंग देखी थी, मगर वॉल पेंटिंग के साथ-साथ रंगोली पेंटिंग एंड क्लॉथ पेंटिंग जो है, तो ये यादव पीरियड की विशेषता हमको दिखाई देती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क जिसको हम कहते हैं और हमारे घर में भी जो हम लोग करते हैं। और ज्ञानेश्वरी में भी संत ज्ञानेश्वर जो यादव पीरियड के थे, उनके ज्ञानेश्वरी में भी इसके बारे में ज़िक्र आता है। डांस और म्यूज़िक भी जो है इस समय जो पॉपुलर था और स्पेशली जो कोर्ट आर्टिस्ट रहते थे तो उसमें उनका संगीत नाट्य परंपरा ये जो है म्यूज़िक ड्रामा जिसको हम कहते हैं। तो ये संगीत नाट्य परंपरा यादव पीरियड से हमको ज़्यादा दिखाई देती है। महाराष्ट्र में संगीत नाट्य परंपरा की शुरुआत नॉट ओनली इन द महाराष्ट्र बट इन द कर्नाटका एंड द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र आल्सो। तो ये संगीत नाट्य परंपरा जो रही है तो ये यादवा पीरियड की देन है ऐसा हम कह सकते हैं। स्कल्पचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उस समय जो आर्टिस्ट थे, तो उसमें सिर्फ़ मेल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि फीमेल आर्टिस्ट भी हमको दिखाई देते हैं और कला के इसमें भी हमको कुछ फीमेल उनका जो है रेखांकन किया हुआ हमको वहाँ पर दिखाई देता है और स्पेशली सोशल लाइफ़ जो है वो उस समय के आर्ट में हमको दिखाई देता है इन स्कल्पचर्स आल्सो, इन पेंटिंग्स आल्सो। यादवों के काल में जो है यादव पीरियड में जो है अभी यादव के बारे में एक अगर बात करें तो कृष्ण जो थे वो भी यादव कुल के थे। तो ये यादव भी जो थे वो यादव उस यादव कुल से अपना संबंध दिखाते हैं। उनके शिला शासनों में हो या उस समय के जो भी लिटरेचर है उसमें हो, तो ये उससे जुड़ा हुआ ऐसा दिखाते हैं। मगर एग्ज़ैक्टली ऐसा कोई लिंक वहाँ तक हमको जो हम आर्कियोलॉजिकली इस तरह से फाइंड आउट करें या फिर वो फर्मली कहे कि हाँ भाई ये इससे जुड़े हुए थे, ऐसा कह सके, ऐसे कोई अब तक जो है सोर्सेस प्राप्त नहीं हुए 100% जिसको हम कन्फर्मली कह सकें। अभी मराठी लैंग्वेज जो है ये यूज़ करने वाली पहली डायनास्टी थी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑफ़िशियल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं और इस समय का जो लिटरेचर निर्माण हुआ तो वो अ, आम आदमी जो था उससे जुड़ी हुई ये लैंग्वेज थी और अब तक जो साहित्य की निर्मिति हो रही थी अभी पर्टिकुलरली बाहर के इसमें, तो वैसे ही तेलुगु और तमिल, कन्नड़ जिस तरह से यूज़ किया जाता था, वैसे मराठी में जो भी है ऑफ़िशियल लैंग्वेज वो पब्लिक लैंग्वेज तो साहित्य की निर्मिति पब्लिक लैंग्वेज में होने के बाद संस्कृत में तो बहुत सारा लिटरेचर निर्माण हुआ, मगर मराठी में लिटरेचर का निर्माण जो है शुरुआत परंपरा जो है ये यादव के काल से रही। उस समय हेमाद्रि जिसका चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ बहुत फेमस है और उस समय के सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में जानकारी देता है। समवेयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी हेमाद्रि के चतुर्वर्ग चिंतामणि ये जो ग्रंथ है उनका उसमें जानकारी मिलती है। महानुभाव सेक्ट जो है चक्रधर परंपरा जिनको कहते हैं चक्रधर स्वामी जी और ये महानुभाव सेक्ट जो है तो महानुभाव की इसकी जानकारी भी हमको इसी लिटरेचर में मिलती है और इसी समय ये सेक्ट जो है ज़्यादा स्प्रेड हुआ महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरियाज़ में। मुकुंदराज जिनका विवेक सिंधु ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो मराठी का आद्य ग्रंथ ऐसा उसको कहा जाता है मगर बाद में जिस तरह से सोर्सेस प्राप्त हुए तो उससे ये पता चलता है कि ये जैना लिटरेचर में उदयनाथ सूरि का कुवलयमाला ये जो ग्रंथ है, ये मराठी का आद्य ग्रंथ अभी माना जाता है। मगर मराठी लैंग्वेज की अगर पर्टिकुलर बात कहें तो क्लियर मराठी लैंग्वेज जो है हमको विवेक सिंधु के इसमें दिखती है और आगे ज्ञानेश्वरी के इसमें भी दिखती है। अब संत ज्ञानेश्वर के ज्ञानेश्वरी की अगर बात करें तो कई दिनों तक ये चलता रहा कि प्राकृत और मराठी। तो आज भी ज्ञानेश्वरी की लैंग्वेज को अगर हम ठीक से अध्ययन करें तो हमारे
महाराष्ट्र के मुंबई और पर्टिकुलर कोकण का जो प्रांत है, जिसमें हम पालघर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहाँ डहाणू, चिंचोनी वगैरह ये जो एरिया है, वसई वगैरह, तो वहाँ की जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है अभी भी जो है हमें ज्ञानेश्वरी की वो भाषा उसमें का लिटरेचर जो है उसकी अनुभूति दिलाता है, क्योंकि माझा मराठीचा बोलू कौतुके परी अमृताही पैजा जिंके, या फिर ओम नमोजी अध्याय वेद प्रतिपाद्य जे जो स्वसंवेद्य आत्मरूपा देवा तुची गणेशु, तो गणेश नहीं है गणेशु, सकलार्थमती प्रकाशु, म्हणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजी। तो ये उकारांत, इकारांत और एकारांत प्रत्यय की जो बात है, ये लैंग्वेज में, लिटरेचर में जो हमें ज्ञानेश्वरी में मिलती है, यादव पीरियड के लिटरेचर में मिलती है, वो आज भी हमारे इसमें कुछ जगहों पर हमें आज भी मिलती है। और ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में जो एक फेमस वारकरी सेक्ट है, तो उसके आद्य माने जाते हैं। वो जो इंट्रोडक्टरी सेशन में भी जिसके बारे में हमने बताया था, मच्छिंद्राने बोधक गोरक्षासी कला गोरक्षवाला गैनी प्रति गैनी प्रसादे निवृत्ति दाता ज्ञान देवा सारथ सोदले, और ज्ञान देवे रचिला पाया, ऐसा वारकरी सेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, तो यादव पीरियड में वारकरी सेक्ट, वारकरी संप्रदाय जो है वो ज्यादा स्प्रेड हुआ। और सभी संत परंपरा जो है इस काल की, जो निवृत्तिनाथ और सोपान काका, मुक्ताबाई, मुक्ताबाई ये हमारे यहाँ स्त्री संतों में जो आद्य माने जाती है, और उनके ताटी के अभंग जो है, तो वो एक एक काव्य का एक प्रकार जो अभंग है, तो ये मुक्ताबाई का हमें दिखाई देता है। और इनका जो प्लेस है मुक्ताबाई का, तो ये हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही जो मुक्ताई नगर प्लेस है, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ जो बाकी ग्रंथ या लिटरेचर जो है इस पीरियड के, तो अक्कन्ना ने उस समय वर्धमान पुराण लिखा था 1198 में, और बाकी अमुक देवा के और बीजगणित लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, ये जो ग्रंथ है भास्कराचार्य के, सिंगन ने इन ग्रंथों से और उनके ज्ञान की वजह से उस समय जो है यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी की यूनिवर्सिटी स्थापन करने की अनुमति दी थी। और उसके बारे में इंस्क्रिप्शन जो है हमारे यहाँ पर पाटना देवी, जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, तो पाटना देवी इंस्क्रिप्शन और चांगदेव इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों की निर्मित हुई शारंग देव ने जो की थी, और अनंत देवा के और उसने वराह मीर और उसके जो है टीका उसकी लिखी थी। और हरपाल देवा का जो है संगीत सुधाकर ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। तो इस पीरियड का म्यूजिक, डांस, ये सारा जो भी है, तो उसमें हमको कहीं फोक आर्ट भी और फोक सॉन्ग्स भी जो है उसका जिक्र हमें कुछ जगह पर प्राप्त होता है, ये भी याद रखना है। अभी जिस सल्तनत पीरियड की शुरुआत इस समय भारत में हुई थी, तो कुछ म्यूजिक के इसमें और लिटरेचर के इसमें भी हमें उसके जिक्र प्राप्त होते हैं। बाद में तो तुकाराम गाथा वगैरह जो है, संत तुकाराम वगैरह जो है, उनके लिटरेचर में इसका जिक्र बहुत सारे मिलते हैं। आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में पर्टिकुलर ऐसा ज्यादा कोई लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, मगर कुछ जिक्र हमको हमें प्राप्त होते हैं। ओके, तो हमें जो उस समय की टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, जैसे हमने कल और शुरू के इसमें भी जो बताया था, हेमाडपंथी आर्किटेक्चर स्टाइल इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस यादवा पीरियड। और ये नागर एंड द्रविड़ के इसका एक अलग कॉम्बिनेशन है, मगर धीरे धीरे ये बाद में भी चेंज होता गया हमको दिखाई देता है। पर्टिकुलर इन मराठा पीरियड में वो ज्यादा चेंज हुआ हमको दिखाई देता है, और उसके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन जो है, उस इंस्क्रिप्शन में हमको इसकी जानकारी मिलती है। और हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल की जो विशेषता है, तो हम यहाँ आगे देखेंगे। और ये उस समय के शिखर और उसके बारे में जानकारी है। यहाँ हम पहला टेम्पल अगर हम देखते हैं, तो मुंबई के नजदीक थाने अंबरनाथ जो है, कल्याण और उसके नजदीक में, तो ये अंबरनाथ का शिव टेम्पल है। अभी टेम्पल में जब हम ये देखते हैं, तो बाकी सारे स्टाइल्स अभी तक जो हमने देखे थे, नागर और द्रविड़, उससे ये अलग शैली हमको दिखाई देता है। थोड़ा सा नागर से नजदीक लगता है, मगर धीरे धीरे वो भी ये चेंज होता रहा। यहाँ पर हम उसको अगर वो टेम्पल को देखें, ये इसमें भी जो है एक दल, द्विदल और त्रिदल टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऐसे डिफरेंट हमको देते हैं। और टेम्पल के बाहर शिल्पों का अंकन जो है वो सुंदर तरीके से किया है, दिखता है। ये सेकंड टेम्पल है जो गोंदेश्वर टेम्पल सिन्नर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। अभी यहाँ का ये शिखर जो हम देख रहे हैं, तो ये स्टाइल जो है, ये हमको कल जो हमने देखा था, तो अपने मध्य प्रदेश का जो खजुराहो के टेम्पल्स के इसके बारे में, सॉरी, आज हम उसके बारे में देखेंगे। मगर कल जो हमने कुछ टेम्पल्स देखे थे, तो उस टेम्पल आर्किटेक्चर से ये लगभग थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि नीचे से अगर हम इसका देखें और ऊपर तक शिखर की इसको देखें,
वो आर्किटेक्चर स्टाइल हमको दिखाई देता है। मगर शिखरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर्टिकुलरली ये शिखर थोड़ा-सा डिफरेंट हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम उसका क्रॉस सेक्शनल प्लान और ये आर्किटेक्चरल प्लान अगर हम देखें, तो ये बात हमको पता चलती है। अब ये टेम्पल के अंदर जो है शिखर को और आगे हम देखेंगे। यहाँ टेम्पल के अंदर जो है ये एक बिज़ी हाउसवाइफ जो बच्चे को पालने झूले में ये कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो छाछ बना रही है। तो ये दृश्य वहाँ के शिल्पों में हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब सोशल लाइफ़ को उन्होंने शिल्पों में दिखाने की कोशिश की थी और ये हेयर स्टाइल्स वाकाटका पीरियड में जैसे अजंता के इसमें पेंटिंग्स में हम डिफरेंट हेयर स्टाइल्स देखते हैं। तो ये यादव पीरियड की भी स्पेशलिटी रही कि यादव पीरियड के जितने भी टेम्पल्स हमको दिखते हैं, वहाँ स्त्री शिल्प जितने भी हमको दिखाई देते हैं, फीमेल फिगर्स, तो उसमें डिफरेंट हेयर स्टाइल्स हमको दिखाई देते हैं। यहाँ हम अमृतेश्वर टेम्पल भी देखे। अभी ये इसका फ्रंट पोर्शन अगर हम देखेंगे तो कल हम जो ऐहोल बदामी पट्टदकल के जो टेम्पल देख रहे थे, तो फ्रंट साइड में उसका ये ज़्यादा हमको दिखाई देता है, पोर्शन दिखाई देता है, मंडप वगैरह जो है दिखाई देते हैं। यहाँ वो हमको ज़्यादा नहीं दिखता है और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक बात है मंडप ज़्यादा नहीं है मगर टेम्पल का आकार जो है वो भी छोटा है और दूसरी बात शिखर बड़ा दिख रहा है। आगे ये यहाँ पर हम देखें तो शिखर स्टाइल जो है ओडिशा का जो भुवनेश्वर का जो टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल वगैरह जो है, तो उस तरह का थोड़ा-सा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल दिखाई देता है, मगर इसका जो ऊपरी हिस्सा जो है, शिखर का जो ऊपरी हिस्सा है, वो अलग हमको दिखता है। आमलक स्टाइल कॉम्बिनेशन ये हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जो कदम्बा का स्टाइल हमने देखा था आमलक स्टाइल, तो वो यहाँ के शिखर के इसमें हमको प्रतीत होता है। इसके प्रवेश द्वार अगर हम देखें, गर्भगृह के प्रवेश द्वार अगर हम देखें या पिलर्स को अगर हम देखें, तो ऑर्नामेंटल करने की जो पद्धति थी, ज़्यादा ऑर्नामेंटली कार्व्ड पिलर्स जो हम कहते हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा-सा कम दिखाई देता है और कुछ ही इसमें हमको पंचस्तंभी अलंकरण और ब्यूटीफुल अलंकरण कुछ ही इसमें दिखता है, मगर बाहर के इसमें शिल्पांकन हमको ज़्यादा दिखाई देता है। ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट में बरसाने जो प्लेस है, तो वहाँ के टेम्पल है जब हम जलगाँव से गुजरात की तरफ जाते हैं तो धुलिया के रास्ते से तो लेफ्ट में अंदर जाने के बाद ये टेम्पल्स हमको वहाँ दिखाई देते हैं और ये जैना टेम्पल थे ऐसा माना जाता है मगर अभी जो है वहाँ पर तो शिव टेम्पल और ये हमको दिखाई देते हैं। अंदर सीधा जाने के बाद फ्रंट पोर्शन में हमको ये दिखता है। ये अलग-अलग 3 मंदिर है इसी कैंपस में, वहाँ का फ्रंट साइड में जो टेम्पल है ये वहाँ है। इसके ऊपर गणेश के शिल्प हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रंट पोर्शन में भी यहाँ गणेश शिल्प है। बैक साइड में भी और कई जगह पर गणेश शिल्प हमको यहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब हम मंदिर से मंदिर की तरफ जाते हैं, गाँव में से मंदिर की तरफ जब जाते हैं बलसाने गाँव में से, तो राइट साइड में फर्स्ट टेम्पल जो हमको दिखता है, तो ये फर्स्ट टेम्पल का जो थोड़ा-सा प पोर्शन अभी बचा हुआ है, तो इसका एंट्री डोर के ऊपर हमको यहाँ का पीरियड दिखाई देता है, शके 1106 ऐसा उसके ऊपर लिखा है, यहाँ पर जो वर्ड है, जहाँ मैंने एरो दिखाया है। तो इसमें 78 अगर हमने मिस किया, तो 1183 का ये टेम्पल है ऐसा हमको 1184 का ये टेम्पल है ऐसा हमको पता चलता है। तो कालगणना जो है तो उसमें 78 अगर हम मिक्स करेंगे तो हमको एडी में जो है, हमारा जो ब्रिटिश कालगणना जो है उसमें हमको ये पता चलेगा। अभी यहाँ का दूसरा एक टेम्पल है वहाँ से बलसाने के नज़दीक ये बलसाने टेम्पल है मगर ये जो है ये मेथी डिस्ट्रिक्ट धुलिया में ही टेम्पल है दोंडाईचा के नज़दीक में। तो ये मेरा सेकंड बुक जो मैंने पब्लिश किया था उसका ये बुक कवर है। और वहाँ जो टेम्पल है उस गाँव में भी 4 टेम्पल्स अलग-अलग टेम्पल्स हैं, तो उसमें से एक टेम्पल ये हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम एलोरा केव्स के इसमें ये देख रहे हैं। अभी ये राइट साइड में जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है वहाँ का तो वहाँ हम देख रहे हैं ये शिल्प ये प्रवेश द्वार के शिल्प जो बाहर पड़े हुए हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से अलंकरण किया गया है। ये यहाँ पर जो हम लेफ्ट साइड में जो पोर्शन देख रहे हैं, एक्चुअली ये टेम्पल बाहर से ऐसा है। तो बाहर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं मगर अंदर थोड़ा-सा अभी अच्छा है। मगर काफ़ी टेम्पल्स को जिसके ऊपर कुछ मार्किंग भी लोगों ने अपने गलत तरीके से वो किए हैं। ये वहाँ पर ही उस मंदिर के सामने थोड़ा-सा आगे जो एक पुष्करनी है और पुष्करनी के बिल्कुल बाजू में एक छोटा-सा बिल्कुल ऐसा 5-6 फीट हाइट का एक टेम्पल है, विष्णु मंदिर है और विष्णु मंदिर में ये शेषशायी विष्णु की एक अलग प्रतिमा हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और नीचे अगर हम देखें, तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और ये अश्व का चित्रांकन हमको दिखाई देता है। इसके सामने जो अभी पुष्करनी है वो
बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, मगर हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने विथिन 3 डेज़ हमको परमिशन दिया और इसका काम अभी शुरू हो रहा है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल में ये इंस्क्रिप्शन जो यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये सिंघन पीरियड का इंस्क्रिप्शन है और इस इंस्क्रिप्शन में पर्टिकुलरली ब्राह्मण समुदाय जो है, तो उसके अलग-अलग गोत्रों की सब अब तक मैंने जितने इंस्क्रिप्शन देखे उसमें से सबसे ज़्यादा गोत्रों के बारे में जानकारी जो है, इस इंस्क्रिप्शन में मैंने देखी है। ये शिव टेम्पल है चांगदेव का जो हमारे यहाँ जलगाँव डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली इसे चांगदेव मंदिर इसी नाम से जाना जाता है, मगर अंदर जाने के बाद शिवलिंग वगैरह हमको दिखाई देते हैं। ये चांगदेव जो थे ये बहुत महान साधु थे 12वीं शताब्दी के ऐसा माना जाता है क्योंकि सॉरी 13वीं शताब्दी के क्योंकि शके 1200 भारत करे टीका केली ज्ञानेश्वरी सच्चिदानंद बाबा इत्यादि लेखक झाला। ये ज्ञानेश्वरी की जो समाप्ति जो आती है तो 1212 माने तो लगभग 1219 मीन्स 13th सेंचुरी का लास्ट पीरियड जो है, तो उसमें ये शिव टेम्पल जो बना हुआ है, तो उसमें से ये चांगदेव टेम्पल है और अभी कुछ दिन पहले एक्सकवेशन किया गया और ये यहाँ बाहर जो बिखरे हुए शिल्प दिखाई दे रहे हैं, उस एक्सकवेशन में प्राप्त हुए। यहाँ पर मंदिर पर कम शिल्पांकन हमको मिलता है, मगर ये बाहर जितने स्कैटर्ड अवशेष हमें प्राप्त हुए, उसमें बहुत सारे शिल्प हमको इस तरह से प्राप्त हुए। वहीं से नज़दीक एक 5 किलोमीटर की दूरी पर ये सोमेश्वर मंदिर है, मगर इसको इंस्क्रिप्शन में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो उग्रादित्य सूर्य का ये मंदिर था, ऐसा माना जाता है। और दूसरी बात है कि इस प्लेस का पुराना नाम जो है वो बद्री ऐसा माना जाता है। ये नदी जो है यहाँ की रिवर जो है, तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम है और वहाँ बद्री टेम्पल ऐसा उसको कहा जाता था। तो चांगदेव जो थे वो शिव के ये थे और हिमालय में जाकर बद्रीनाथ की अगर तपस्या नहीं कर सकते, तो कम से कम हम यहाँ कर सकते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ आए होंगे। ऐसा वो इंस्क्रिप्शंस और ये सभी पढ़े तो हमको उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और ये उग्रादित्य सूर्य का मंदिर है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन सोमवंशी इसके जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, तो ये इन राजाओं के नाम हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अभी मानकेश्वर शिव टेम्पल जो है ये धुलिया से जब हम सॉरी जलगाँव से धुलिया की तरफ जाते हैं और आगे नंदुरबार नासिक सॉरी नासिक की तरफ जब हम जाते हैं धुलिया से तो लेफ्ट साइड में ये टेम्पल हमको प्राप्त होता है। और यहाँ ये टेम्पल आज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, पता नहीं फ्यूचर में कब ये अच्छी तरह से होगा। अभी मगर ये टेम्पल आर्किटेक्चर और यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर के इसमें हमको कई सारी साम्यताएँ प्राप्त होती है। सिर्फ मंदिर के बाहर का शिल्पांकन और शिखर की बात छोड़े, तो बाकी लगभग जो प्लान है, वो हमको सेम दिखाई देता है। अभी ये मार्कंडेय टेम्पल जो है गढ़चिरौली का, इसकी एक विशेष बात ये है कि इसके ऊपर के जो शिल्प है, तो इन शिल्पों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये एंट्री जब हम करते हैं, तो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इस तरह के शिल्प हमको दिखाई देते हैं और कुछ बाजू में बिखरे पड़े हुए भी है। तो ये शिल्प देखने से और आगे ये शिल्प जो है राइट साइड में ये जो शिल्प हम देख रहे हैं और लेफ्ट साइड में भी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि शाक्त संप्रदाय जिसको हम कहते हैं या फिर जिनको जैसे हमने कल कहा ब्लैक मैजिक के बारे में, तो ये अघोर उपासना करने वाले उपासकों की भी परंपरा हमको दिखाई देती है। इस गढ़चिरौली, चंद्रपुर ये इलाका, उसके बाद महाराष्ट्र में नांदेड़ इलाका, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका यहाँ पर हमको ये ज़्यादा ऐसे इस तरह के शिल्प अब तक प्राप्त हुए हैं, जो मैंने इंडिविजुअली जो अब तक डॉक्यूमेंटेशन किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और भी कुछ और जगह पर हो सकते हैं, कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में ऐसा दिखाई देता है, ये मैंने पढ़ा है, मगर अब तक जाकर मैंने वो नहीं देखे हैं। ये विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल है, महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस टेम्पल, वारकरी सेक्ट के इसमें इसको बहुत ज़्यादा महत्व जो है और हिंदू धर्म के इसमें पांडुरंग विट्ठला की पूजा करने वाले जो लोग हैं, तो ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर प्लेस जो है और हर साल लगभग 12 से लेकर 18 लाख लोग जो है आषाढ़ी एकादशी और बाकी जो एकादशी है, तो उस दिन यहाँ पर आते हैं। यहाँ टेम्पल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो हेमाडपंथी आर्किटेक्चर स्टाइल स्पेशली अंदर जाने के बाद हमको ये दिखाई देता है। बाहर से तो काफ़ी सारे लोग इसे नहीं देख पाते क्योंकि एंट्री जो डोर है और वहाँ से हम मुख्य गर्भगृह तक पहुँचते हैं, तब तक ये पोर्शन हमको दिखाई नहीं देता, मगर स्पेशल परमिशन लेकर के आप अंदर अगर घूमेंगे तो ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। यहाँ जेजुरी और एक प्लेस जो है तो यहाँ हमको ये दिखाई देता है, यादव पीरियड में लेटर इसमें अगर कुछ विशेषता अगर है, तो ये दीपमाल जिसको कहते हैं, ये हम सामने देख रहे हैं टेम्पल के, जिसके ऊपर दिए लगाए जाते थे, प्रकाशमान रहे, तो इसके लिए ये दीपमाल, ये हर एक ये जो हिस्सा दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो है दिए लगा करके रखे जाते थे, तो ये दीपमाल ये स्पेशलिटी है लेटर यादवा पीरियड की, तो ये हमें याद रखना है। और जेजुरी के टेम्पल की दूसरी एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, लगभग 155 इंस्क्रिप्शन अभी तक वहाँ से
कलेक्ट किए गए हैं, जो सीढ़ियों पर ही लिखे गए हैं। ये हमारे यहाँ हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में औंढा नागनाथ टेम्पल है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ऐसा ही एक मगर उतना ही इम्पोर्टेंट जो टेम्पल माना गया है, दारुका वने ऐसा जिसका ज़िक्र मिलता है। तो ये वहाँ का शिव टेम्पल, और यहाँ भी स्पेशलिटी ये है कि टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बहुत ही अच्छा टेम्पल है, मगर उसके ऊपर का शिल्पांकन यादवों के इसमें स्पेशली हेमाडपंथी टेम्पल्स में ज़्यादा शिल्पांकन अगर कुछ किसी मंदिर पर प्राप्त होता है तो ये वो टेम्पल है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शिल्पांकन हमको अब तक प्राप्त हुआ है। अभी उस समय के कुछ ये देखें हीरो स्टोन्स अगर हम देखेंगे, ये केदारेश्वरा टेम्पल है बेलगावी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि उस समय युद्ध या उसकी कला जो है बाकी भी बातें, तो हमको ये हीरो स्टोन्स नॉट ओनली द इंस्क्रिप्शंस एंड द लिटरेरी सोर्सेज बट हीरो स्टोन्स आल्सो वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ दैट टाइप। उस पीरियड की जानकारी को प्राप्त होने के लिए हमको हीरो स्टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। यादव पीरियड के फोर्ट आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे, अब तक हमने फोर्ट आर्किटेक्चर की ज़्यादा बात नहीं की है, कल हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। फोर्ट आर्किटेक्चर में दौलताबाद फोर्ट जो है जिसको अ अगर हम देखें दौलताबाद ऐसा उस नाम से इसे जाना जाता है, मगर यहाँ का ये आर्किटेक्चर स्टाइल और फोर्ट आर्किटेक्चर लेटर ऑन पीरियड में इसमें कई सारे डेवलपमेंट अलग-अलग पीरियड में हुए। आदिल शाही पीरियड, निज़ाम शाही पीरियड, ये जो है बहमनी पीरियड में इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट हमको बाद में दिखाई देते हैं। मगर इस तरह से किसी पहाड़ी या दुर्ग का और ज़मीन का ठीक तरह से इस्तेमाल करके कोई अगर बेस्ट फोर्ट अगर महाराष्ट्र के अगर माने जाते हैं तो उसमें एक दौलताबाद फोर्ट माना जाता है। क्योंकि जिस स्टेजेस के हिसाब से बनाया है, जब हम नीचे से ऊपर तक चढ़ते हैं तो लगभग ढाई घंटा हमें लगता है। और एक सुरक्षित जो है एक सिक्योरिटी जो है कैपिटल के लिए वो इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट। ये 9th से 14th सेंचुरी के बीच में जो है ये कैपिटल रहा, मगर लेटर ऑन पीरियड के कई सारे डेवलपमेंट, ये सामने का जो हम ये मीनार देख रहे हैं, तो ये मीनार भी बाद के पीरियड में बनाए गए हैं। अब हम काकतीय डायनास्टी की बात करेंगे। काकतीय डायनास्टी इज़ एन वन मोस्ट फेमस डायनास्टी इन तेलंगाना एंड आंध्र रीजन पर्टिकुलरली। और काकतीय डायनास्टी की विशेष ये है वहाँ के तोरण। वरंगल फोर्ट में अगर हम चलेंगे तो वरंगल फोर्ट में इस तरह से जो अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं अभी अभी उसको थोड़ा-सा ठीक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है उसको अच्छी तरह से किया है। गणपति देवा काकतीय और रुद्रम्मा देवी के पीरियड के ये कुछ फ़िल्म वगैरह जो बने साउथ में से स्पेशली, तो उसमें भी ये फोर्ट हमको दिखाई देता है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, यादवा और काकतीयों का जो वॉर हुआ था, तो पर्टिकुलर ये रुद्रम्मा देवी का जो वॉर हुआ था और गणपति देव काकतीय और महाराष्ट्र में जो यादवों का जो वॉर हुआ था, तो उसका लास्ट वॉर का इंस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो है स्टिल व्हिच इज़ अनपब्लिश्ड, अभी तक अनपब्लिश्ड है। तो ये कर्नाटक के बॉर्डर में बीदर डिस्ट्रिक्ट में भाल्की तालुका में तेलगांव नाम का एक गाँव है, और वहाँ के एक गन्ने का खेत है, तो उस खेत में ये बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन अभी पड़ा हुआ है, जो कुछ दिन पहले जाकर के हमने उसकी जानकारी वगैरह जो ली थी और एपिग्राफिक्स सोसाइटी को उसको हमने दर्ज किया था, रिकॉर्ड में दर्ज किया था। अभी ये वेंगल फोर्ट में तेलंगाना का जो है, तो इसके जो तोरण हैं, जिसको हम कमान कहते हैं, तो आर्च जो है वो फेमस है। और इसके ऊपर आगे हम देखें तो ये अलग-अलग तरह के तोरण बनाए गए हैं और स्पेशली मंडपा और वहाँ के नंदी वगैरह जो है ब्यूटीफुली कार्विंग हमको उसके ऊपर प्राप्त होता है। पिलर्स की बात करें तो ये हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली उसको कार्विंग किया और इस तरह से ऐसे पड़े हुए हैं। हमारे कई सारे फोर्ट्स में हम इस तरह के शिल्प देखते हैं, इस तरह के कुछ स्तंभ देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत अच्छा कार्विंग किया हुआ है, मगर आज भी ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। पता नहीं ये कब जाकर के ये सारा जो है अच्छी तरह से बनेगा। अब ये रामप्पा टेम्पल जो है, रामलिंगेश्वरा टेम्पल वरंगल का, तो ये वरंगल से लगभग 77 किलोमीटर दूरी पर है। और ये टेम्पल की बात अगर हम करें तो काकतीय पीरियड का एक ब्यूटीफुल टेम्पल हम इसको कह सकते हैं। ये स्पेस और यहाँ पर हम देखें, कल भी जो हम देख रहे थे तो उसी स्टाइल का टेम्पल और आगे ये मंडप वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मगर ये ऊपर के ईंटों का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये लेटर ऑन पीरियड में बना है। ये अंदर जो हमें जो ऊपर दिख रहे हैं पिलर्स के ऊपर, तो मदनिका जो भी है, तो ये शिल्प बिल्कुल काकतीय के पीरियड के शिल्प और होयसड़ा पीरियड के शिल्प, ये लगभग उसका उसकी सुंदरता जो है वो समान है और उसको उतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। अभी अंदर के पिलर्स को हम देखें पर्टिकुलरली तो म्यूजिक एंड डांसर्स,
तो ये काकतीय पीरियड के लिटरेचर में भी हमको इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और काकतीय पीरियड के स्तंभों में भी हम इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मापारी जी कृपया अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। अंजलि मापारी जी अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। अंजलि मापारी जी कृपया अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। ओके, तो यहाँ पिलर्स में और भी कुछ पिलर जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमको ये शिल्पांकन प्राप्त होता है। तो हमारा आर्किटेक्चर हमने शुरू में जो बात कही थी, तो शायद मैं उनको बता के भी ये नहीं हो पा रहा है। मैं अंजलि मापारी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, ऑडियो म्यूट कीजिए। ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ आगे भी हम देखें, ऊपर का इस पोर्शन देखिए कि किस किस तरह से सारे वाद्य वाद्य हमको यहाँ म्यूजिक के इसमें दिख रहे हैं। और फिर नीचे भी कपल्स वगैरह जो है उनका डांसिंग, और कल हमने जो बात की थी द्विभंगा और त्रिभंगा स्थापत्य की जो शिल्प की बात की थी, वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो जो मैंने अभी बात कही थी कि बिल्कुल वैसा आर्किटेक्चर स्टाइल की तरह ये है। और ऊपर के जो ये हम देख रहे हैं पिलर्स के ऊपर जो मदनिकाओं के दृश्य देख रहे हैं यहाँ, किसी की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं। तो अभी यहाँ हम ये देखें, तो इनके वस्त्रों को अगर हम देखेंगे, तो जिस तरह से हमने बुद्धा आर्ट में भारहूत स्कल्पचर जो देखा था बुद्धा का, तो उसमें हमने देखा था कि वस्त्रों से भी शरीर जो ब्यूटीफुली ये दिखाई देता है। तो नहीं भाई, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ वो दुपट्टा जो कहते हैं, और या वस्त्र की जो ये ऊपर भी देखिए यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है। और ये नृत्यरत मदनिकाओं को शिल्प हम यहाँ देख रहे हैं। और नीचे उनके पैरों के नजदीक अगर देखें, तो ये वाद्य जो बजा रहे हैं, एक एक विशेष बात है इस पीरियड के इसकी, ये देखिए इसका सैंडल देखिए। तो हाई हील सैंडल जो आज लेडीज का जो है, तो ये हाई हील सैंडल हमको यहाँ पर दिख रहा है। अभी ये सिर्फ काकतियों की ये स्पेशलिटी है, बाकी कुछ डायनास्टीज के, मगर बहुत रेयर इसमें हमको इस तरह का ये मिलता है, ये शिल्प जो है इस तरह के प्राप्त होते हैं। तो ये आर्ट जो है यहाँ हमको दिखाई देता है। अभी उस समय के पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, तो रुद्रमा काकतीय डायनास्टीज का एक्चुअली ये पेंटिंग जो है वो बाद में ये किया है, मगर ये उस समय का दरबार हमको दिखाई देता है। तो ये प्रभात मोहन बंदोपाध्याय ने ये पेंटिंग बनाया है 1904 में, मगर एक्चुअली उस समय का ये दरबार कैसे था, उसका दृश्य हमको ये पेंटिंग्स में से दिखाई देता है। अभी यहाँ वरंगल फोर्ट के और कुछ स्कल्पचर्स अगर हम देखें, तो फाइन आर्ट जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल फिनिश्ड। ये तो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है, मगर फिर भी उसके ऊपर ये पत्थर जो है बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है उस फोर्ट में, मगर बिल्कुल अच्छी तरह से बनाया है। नीचे इन योद्धाओं को भी अगर हम देखें, तो कितना अच्छी तरीके से इसको वो शिल्पांकित किए हैं हमको दिखाई देता है। यहाँ भारत में जो हाईएस्ट मैनमेड स्टोन नंदी जो है, ये लिपाक्षिका, तो ये वरंगल काकतियों की देन है। और यहाँ नंदी के गले में जो ये घुंघरू जिसको हम कहते हैं, तो ये बनाया जो है, तो घंटा एंड घुंघरू ऐसा हम उसको कहते हैं यहाँ पर, तो बनाए हैं। और बिल्कुल एक शिल्प बाद के पीरियड में जो बने, तो उसमें भी कुछ ब्यूटिफिकेशन हमको दिखाई देता है। मगर ये गले में जो हम देख रहे हैं, तो ये रस्सी जो होती है बैलों के गले में आज भी जो होती है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये बाकी शिल्पांकन हमको दूसरे इसमें भी प्राप्त होता है, मगर ये जो रस्सी हम यहाँ देख रहे हैं उसके गले में, तो ये हमें दूसरे इसमें नहीं दिखाई देता जो यहाँ हम देख रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पर बैल पोला यानी वृषभ की जो पूजा है, बैलों की जो पूजा है, तो ये बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर होती है। काफी कर्नाटक और आंध्र के इसमें भी हमने ये देखा है। बाकी एरिया का मुझे पता नहीं वहाँ पर ये फेस्टिवल होता है कि नहीं, बेल पोला ऐसा हम उसको कहते हैं। ये पिलाल मरई तर्केश्वरा टेम्पल है। और यहाँ पर सूर्यापेट जो है तेलंगाना का, सूर्यापेट जो पहले नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में था, अभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस बना। और मैं जहाँ पर कार्य करता था, डेक्कन आर्कोलॉजिकल कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुनगाला के, वहाँ पर जो है, तो उसका ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। और यहाँ पर 1000 ईयर्स तक जो हिस्ट्री जो माना जाता है, मगर एक्चुअली यहाँ का जो टेम्पल है, तो ये नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट का ओल्डेस्ट टेम्पल ऐसा उसको लिखा गया है। मगर इसके बारे में डाउट है एक्चुअली, क्योंकि और भी कुछ टेम्पल्स हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ हम सामने जो देख रहे हैं, तो सामने नंदी या उसके बजाय हमको यहाँ ये स्तंभ जो दिखाई दे रहा है, तो ये किस तरह का स्तंभ है इसके बारे में अभी तक क्लियरली, जैसे गरुड़ स्तंभ या ध्वज स्तंभ वगैरह होते हैं, तो ये एक्चुअली क्या है,
ये कट गया है या क्या? क्योंकि ऊपर का हिस्सा जब हम ठीक से देखते हैं तब भी हमको इसके बारे में ठीक से जानकारी आज भी नहीं मिलती है। तो अलग कुछ स्टाइल होगा या कहीं से ला करके यहाँ उसको रखा गया होगा, ये उसके बारे में जानकारी नहीं। ये आलमपुर डैम जो कल मैंने बात कही थी, तो ये आलमपुर डैम के वहाँ पर संगमेश्वरा टेम्पल हमको दिखता है। एक्चुअली आलमपुर के वहाँ पर तीन अलग अलग ये दिखते हैं, सॉरी आलमपुर के यहाँ पर हमको और भी कई सारे टेम्पल दिखते हैं, स्पेशली ब्रह्मा ब्रह्मा के जो टेम्पल्स है। तो सिर्फ अजमेर के उधर पुष्कर वगैरह उधर नहीं ब्रह्मा का टेम्पल है, मगर छह ब्रह्मा के टेम्पल जो है वो आलमपुर के वहाँ पर है। इसमें कुमार ब्रह्म, बाल ब्रह्म, इस तरह से अलग अलग टेम्पल्स हमको दिखाई देते हैं। अब एक विशेष बात है जो मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था, छाया सोमेश्वरम टेम्पल है ये, पन्नगल नलगोंडा नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ वो विशेष बात है कि जो हम देख रहे हैं, तो स्तंभों की छाया जो है वो शिवलिंग के बिल्कुल मध्य में होती है। आप चाहे दिन के किसी भी समय में जाइए, चाहे सूर्य उत्तरायण में हो चाहे दक्षिणायन में हो, मगर ये एकमात्र टेम्पल ऐसा है जिसमें इस तरह से ये मिडल में दिखाई देते हैं। स्तंभों की सभी स्तंभों की छाया इस तरह से शिवलिंग के मध्य में दिखाई देती है। तो एक टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की स्पेशलिटी हम कह सकते हैं। आगे ये अन्नवरगुडम का खम्मम के नजदीक में जो टेम्पल है, एक्चुअली आज का वहाँ का स्टाइल देखे तो वो हमें लेटर पीरियड का दिखाई देता है, मगर इसके बाकी जो सोर्सेस हमको प्राप्त होते हैं, तो ये उसी समय का है, हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और ये सामने हमारे गुरु सुब्बाराव जी वहाँ खड़े हैं। अभी हम चंदेल डायनास्टी के बारे में बात करेंगे। तो चंदेल डायनास्टी जो राइट पोर्शन में हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये राजस्थान से ही बिलोंग करती है, मगर बुंदेलखंड के इसमें इनका ज़्यादा ये हमको दिखाई देता है। और मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों तक जो है उनका साम्राज्य फैला हुआ था। चंदेला किंग्स की हम बात करें तो उस समय के इसमें जो टेम्पल्स है, आज भी कई सारे बुंदेलखंड के टेम्पल्स को हमें देखे तो पता चलता है कि वो निग्लेक्टेड है। कई सारे टेम्पल्स मैंने जितने देखे, कई सारे इसमें, क्योंकि वो या तो घने जंगलों में है या ऐसी जगह पर है जहाँ जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता, तो इसलिए इसके बारे में लिखा भी बहुत कम लिखा गया है। और चंदेल डायनास्टी का ये महाराजा राव विद्याधर जो है वो खुद एक स्कल्पचर्स और शिल्प स्थापत्य प्रेमी थे, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। क्योंकि खजुराहो और कलिंजर के टेम्पल अगर हम देखें तो ये जानकारी हमें मिलती है। खजुराहो के टेम्पल्स वर्ल्ड हेरिटेज के इसमें माने जाते हैं और जो फेमस है। और सैंडस्टोन जिसमें ज़्यादा यूज़ किया गया है, स्पेशली इसमें जो है 20 टन तक के पत्थर जो है यूज़ किए गए हैं, ये हम देखेंगे आगे। और यहाँ पर एक आर्किटेक्चर स्टाइल में आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोथ जो है इसमें, तो ये इंडो आर्यन स्टाइल ऐसा इसको माना जाता है। ये वेसर स्टाइल का जो बात है, तो इंडो आर्यन स्टाइल जिसमें द्रविड़ टेम्पल के भी कुछ ये हमको मिलते हैं और नागर टेम्पल के भी कुछ हमको ये प्राप्त होते हैं। मगर उनकी एक अपनी शैली उन्होंने आगे डेवलप की है, ऐसा हमको वहाँ दिखाई देता है। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का ज्यादा प्रभाव उसमें है, ये बात सही है। मगर उनकी चंदेलों ने जो है एक अपना विशेष स्टाइल डेवलप किया हुआ हमको दिखाई देता है। ये अजीतगढ़ का जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, वहाँ का टेम्पल है। और ये उस फोर्ट में जो है ये टेम्पल हमको दिखाई देता है। देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, मगर फिर कोई ये नहीं किया गया। स्तंभों का सिर्फ अलंकार हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये मंदिर जो है यहाँ कोई पोर्शन नहीं, तो ये गर्भगृह जो है सिंगल गर्भगृह। और ये मगर मंडप को देखे तो दोनों तरफ से एंट्री का ये दिखाई हमको वहाँ देता है। बाकी हिस्सा तो अभी गिर गया है। वहाँ जो नवदुर्गा के जो स्कल्पचर प्राप्त हुए तो अजीतगढ़, तो अजयगढ़, तो उसमें ये मोनालिथिक रॉक कट में बनाया गया है। ये शुरुआत थी चंदेल डायनेस्टी के टेम्पल आर्किटेक्चर की। और ये उसमें इन नवदुर्गा को अगर हम देखें, जैसे सप्त मातृका है, तो वैसे नवदुर्गा का स्कल्पचर्स अगर हम देखें, और ये यहाँ पर देखिए राइट में ये जो स्कल्पचर है इसका, तो ये देख के हमको पता चलता है कि तंत्र साधना जो है, तो ये तंत्र साधना के इसमें इंक्लूड होता है, ये दिखाई देता है। यहाँ पर भी हम देखें ये शिल्प, और ये शिल्प अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलता है। अभी यहाँ ये गणेश का जो है, तो नृत्य गणेश की कल मैंने जब बात की थी, उसके ऊपर ये स्नेक भी जो है, तो ये तंत्र साधकों के इसमें विशेष रूप से जो है इस तरह के गणेश के शिल्प जो है बनाए गए, ऐसा हम मानते हैं। वहाँ के स्क्रिप्ट, वहाँ के इंस्क्रिप्शंस को अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट जो है, तो नागरी लिपि जिसको हम कहते हैं, तो उसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमको ये यहाँ के इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। ये देखिए ये पूरा अगर हम देखें तो अभी जैन तीर्थंकर भी हमको दिखाई देते हैं।
और वहाँ गॉडेस सरस्वती का भी ये स्कल्पचर हमको यहाँ दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों इसके लोग रहते थे, तांत्रिक उपासना करने वाले भी लोग रहते थे और बाकी लोग भी रहते थे, ऐसा हमको ये प्रतीत होता है। तो आर्ट जो है, कला जो है, कलाकार सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं, बल्कि वहाँ के जो डायनास्टीज है, जो या फिर वहाँ पर्टिकुलर उस रीजन में या उस गांव में जो प्रमुख व्यक्ति है, तो उनके दृष्टिकोण से भी कला जो है अलग अलग पीरियड में इस तरह से निर्मित दिखाई देती है। कालिंजर फोर्ट को अगर हम देखें, कालिंजर फोर्ट कई बार डिस्ट्रॉय हुआ, मगर उसको फिर पुनः पुनः निर्माण किया गया। तो बुंदेलखंड का एक इम्पोर्टेंट माना जाता है ये बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर ये फोर्ट है। और कालिंजर का नाम ही जो है वो डिस्ट्रॉयर मीनिंग काल टाइम, और जार डिस्ट्रक्शन, इस तरह से उसका मीनिंग जो हमको यहाँ दिखाई देता है। अब पर्टिकुलरली हम वहाँ के टेम्पल की अगर बात करें, ये कालिंजर फोर्ट के इसमें जो टेम्पल है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है ये पिलर आर्किटेक्चर की ये हिस्से देखें। तो अब तक हमने ये पोर्शन के इसमें ज़्यादा डिजाइनिंग देखा था, मिडल पोर्शन के इसमें और अपर इसमें, मगर यहाँ ऊपर हम देखें तो इस तरह उसके ऊपर भी डिजाइनिंग, और इतना माइन्यूट डिजाइनिंग वो किया गया हमको यहाँ दिखाई देता है। इसका विशेष रूप हमको फिर खजुराहो के टेम्पल्स में दिखाई देता है। ये वो टेम्पल है जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, नीलकंठ टेम्पल के पिलर्स, और यहाँ पर वो एक्चुअल पिलर्स हम देख सकते हैं, और आगे ये और ज्यादा डेवलप हुए दिखाई देते हैं। अब खजुराहो के जो टेम्पल्स है पर्टिकुलरली, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का जो है, तो ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये टेम्पल्स में अभी हम यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए अभी जो मैंने बात की थी, कलश हमको दिखाई देता है, आमलक भी दिखाई देता है, और शिखरों के इसमें अगर हम देखें तो ये पंचायतन शैली का टेम्पल्स हमको दिखाई देते हैं। और गर्भगृह, और ये जो है तो श्राइन, तो ये गर्भगृह, फिर उसके बाद अंतराल जिसको, और दक्षिणापथ, प्रदक्षिणापथ जो है, प्रदक्षिणापथ, और फिर ये इस तरह का जो ये स्टाइल यहाँ दिख रहा है, तो ये शिखरों के इसमें भी जो उन्होंने इस तरह से बनाया है, गर्भगृह का ये जो बना है, तो ये एक अलग स्टाइल उसमें दिखाई देता है। और ये दूसरे मंदिरों में हमको कहीं पर नहीं दिखाई देता है, दूसरे आर्किटेक्चर स्टाइल में हमको ये कहीं नहीं दिखाई देता है। अभी हम कुछ टेम्पल्स को ये देखें, तो ये देखिए कि शिखर जो है वो धीरे 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 इस तरह से हाइट जो बढ़ता गया है, बिल्कुल यानी तिरछा जिसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से पंचायतन स्टाइल में जो है वो अलग अलग इसमें हमको शिखर दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर इस तरह से हम उसका एक नया फॉर्म देख रहे हैं। देखिए ये एक्चुअल टेम्पल अगर हम देखें, विश्वनाथ टेम्पल जो है, तो ये इसमें ब्रह्मा का भी ये जिसको त्रिमूर्ति ब्रह्मा जो है, तीन मुख वाले ब्रह्मा की जो हमको यहाँ इसमें ये दिखाई देती है। कल जो हमने बात की थी तो कई सारे उसके बारे में जिक्र हुए, जो हमने घारापुरी का जो केव्स का जो उल्लेख किया था, एलिफेंटा केव्स का जो उल्लेख किया था, तो उस त्रिमूर्ति की जो बात की थी, तो एक्चुअली बात ऐसी है कि वर्ल्ड हेरिटेज केस में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज केस में उसको सदाशिव के रूप में लिखा गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। मगर कई सारे उसके वर्णन अगर हम पढ़ें बाकी साहित्य में, तो हमारे कुछ अच्छे स्कॉलर जो थे उन्होंने भी मुझे इसके ये भेजे, तो वो देखे तो त्रिमूर्ति शिव और सदाशिवा, तो ये उसके जो डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में हम बाद में पर्टिकुलर बात करेंगे। यहाँ हमको ये टेम्पल में भी उस तरह के इमेज दिखाई देता है। और यहाँ के और जो दूसरे फेमस टेम्पल्स है, योगिनी टेम्पल और चित्रगुप्ता टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, ये कंदारिया महादेव टेम्पल है जो बहुत फेमस खजुराहो के जो टेम्पल्स है उसमें एक प्रमुख है, कंदारिया महादेव टेम्पल। अभी उसका अगर प्लान हम देखें तो ये गर्भगृह और बाकी ये स्टाइल्स को अगर हम देखें, तो पंचायतन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो थी, तो उसमें से ही एक एक पोर्शन, और बाकी शिखर और उसकी जो कंसेप्ट है वो अलग है, ये हमको यहाँ से पता चलता है। ये टेम्पल का जगती जो है वो हाइटेड है, यहाँ जितने भी टेम्पल है खजुराहो के, उसका जगती जो है मंदिर जिस पीठ पर निर्माण किया जाता है जिसे जगती कहते हैं, तो वो हाइट ज्यादा दिखाई देती है सभी इसमें, और सबसाइडरी श्राइन्स जो है टेम्पल में हमको ज्यादा दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ आगे इसका देखिए, ये रिकंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स जब होते हैं तब उसके ऊपर इस तरह का नंबरिंग मार्किंग किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो ये शुरुआत हम उसको कह सकते हैं, और आगे धीरे धीरे ये डेवलप होता गया, धूलदेव टेम्पल जो है। फिर आगे आगे हम देख, अभी तक यहाँ देखिए ये बाहरी हिस्सों पर टेम्पल के कहीं भी शिल्पांकन नहीं किया गया है, मगर एक आर्किटेक्चर स्टाइल जो हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं, और ऊपर भी देखें
तो ऊपर भी कोई शिल्पांकन नहीं है या कोई इधर डिजाइनिंग नहीं है, यहाँ नीचे भी हम देखें तो पता चलता है। आगे जो है मंडप का पोर्शन बहुत छोटा सा है, जैसे एंट्री करते हैं और अंदर चले जाते हैं, मगर उसके पिलर्स के ऊपर का हिस्सा देखिए यहाँ, और इसके ऊपर का ये पोर्शन जिसको अभी हमने स्केचेस में देखा था, तो ये अच्छी तरह से सजाए हुए और ये अलग सी स्टाइल हमको इस टेम्पल्स में दिखाई देती है। ये आदिनाथ टेम्पल है खजुराहो का। तो धीरे से फिर ये बाजू हिस्सा जो है ये ज्यादा अलंकृत हमको दिखाई देता है, मगर फ्रंट पोर्शन अभी भी जो है इसके ऊपर कोई अलंकरण हमको नहीं दिखाई देता है। अभी ये देखिए वामन टेम्पल अगर हम देखें, तो वामन टेम्पल के ऊपर कई सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। आगे ये टेम्पल का इसके जो हमने देखा था, तो ये मंडप जो है अलग अलग मंडप अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, गर्भगृह, फिर महामंडपा, ये मंडपा और फिर उसके बाद भोग मंडप वगैरह जिसको कहते हैं मुख्य मंडप। पहले के इसमें शुरू में हमको सिर्फ एंट्री और मुख्य मंडप और फिर गर्भगृह दिखाई देता है, मगर धीरे धीरे ये मंडप की संख्या जो है बढ़ती दिखाई देती है। अब खजुराहो के टेम्पल्स की अगर बात करें, तो लोग जो जिन शिल्पों की बात करते हैं, तो ऐसे शिल्प जो है एरोटिक शिल्प जिसको कहते हैं, तो ये पूरे शिल्पों में से लगभग 10% है। ऐसा कई स्कॉलर्स के इसमें भी देखा है, और जहाँ एक्चुअली हमने विजिट किया, तो 10% ही जो है वो इस तरह के है। तो वात्स्यायन का कामसूत्र वगैरह जो है उसके बारे में लोग इसके बारे में बात करते हैं, कई सारे फिल्मों में इसके बारे में जब दिखाया जाता है, तो ये इस तरह के पोर्शन दिखाए जाते हैं। मगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो 90% आर्ट वर्क जो है वो डेली लाइफ जो है हमारा हर रोज का समाज जीवन जो है उसको शिल्पों में प्रतीत किया गया है। मगर इस 10% को जो है ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, ऐसा मेरा कहना है। हाँ, ये एक अलग से आर्ट आर्ट हो सकता है, ये सही बात है, मगर इसके पीछे का मकसद क्या है, तो लोग जिस तरह से कहते हैं, तो स्कॉलरली जो नोट्स है उसको अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि मंदिर अपने हमारे दिमाग में जितने भी ये भावनाएं हैं, जो भी ये है, उसको हम बाहर रख के चले जाएं, बाहर छोड़कर चले जाएं, और अंदर जो है सिर्फ पवित्र मन से जो है हम ईश्वर के चरणों में लीन हो जाए, ये उसके पीछे की कंसेप्ट है, ऐसा नोट्स स्कॉलरली जो नोट्स है उसमें हमने पढ़ा है। अभी इसमें कई सारे ओपिनियंस, डिफरेंट ओपिनियंस जरूर हो सकते हैं। ये अभी हम यहाँ पर चंदेल डायनास्टी का सिर्फ खजुराहो और उसका कुछ ही एग्जांपल हमने देखे, बाकी सारे एग्जांपल्स तो हम समय के हिसाब से उतना नहीं देख सकेंगे। होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, ये जैसे मैंने बार बार कहा है कि कल हमने माउंट आबू के जो 2 टेम्पल देखे थे, वैसे होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर में भी हम देखेंगे, या फिर होयसला शिल्पों में भी हम देखेंगे। तो होयसलों का जो साम्राज्य था, तो बेलूर, हड़ेबीड और ये जो कर्नाटक का जो हिस्सा है, और वहाँ से तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जो है, तो वहाँ तक हम ये देखते हैं, और मद्रास भी हमको यहाँ ये दिखता है। तो ये डायनास्टी बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर नहीं था, मगर एक स्पेशलिटी जो है इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी ये होयसलों के इसमें देखे तो बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल कल जो हमने पढ़ी थी, या फिर पल्लवा आर्किटेक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो उसका ज्यादा प्रभाव यहाँ के टेम्पल्स के ऊपर हमें दिखाई देता है। और टेम्पल्स का प्लिंथ्स वगैरह जो है, और ये हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ फ्लोरल जो है, तो मंदिर के बाहर का जो शिल्पांकन है, तो उसकी जो है ये परमोच्च सीमा इन मंदिरों में हमको दिखाई देती है। और यहाँ के ये एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे ही जरूर, मगर इसमें उस समय का जो भी टेम्पल्स थे, तो इसमें अभी यहाँ देखे एक कूटा, वन गर्भगृह, द्विकूटा, त्रिकूटा, चतुर्कूटा, पंचकूटा। तो ये पंचकूटा यानी 5 गर्भगृह टेम्पल्स जो है पर्टिकुलरली यहाँ की विशेषता है। और टेम्पल्स हम देखेंगे तो आगे पता चलेगा ये कि कितना ब्यूटीफुली उसको सभी तरफ से उन्होंने वो डिजाइनिंग किया है। माइन्यूट कार्विंग उनका स्पेशलिटी है ही। और उसके मैं जो बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुझे बोलने से ज़्यादा वो दिखाने में आपको ज़्यादा ये हो जाएगा कि ऑर्नामेंटली वगैरह जितना ब्यूटीफुल है। होयसला पीरियड के पूरे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसके अभी तक 1521 टेम्पल जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से 958 सेंटर्स में 958 जगह पर 1521 टेम्पल बनाए गए। और उसमें से 434 टेम्पल जो है 238 जगह पर आज भी हमको अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। बाकी जो है वो रूइंस उसके हमको दिखाई देते हैं, भग्नावशेष ही हमको बाकी जगहों के प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी किताबें मैंने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में जिसके बारे में बताया था, तो कर्नाटका का डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने ओनली अबाउट द होयसला
आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छे किताबें पब्लिश की है और बहुत कम कीमत में वो प्राप्त होती है, तो वो हम जरूर लें। अक्कड़ बसादी श्रवण बेलगोड़ा का जो टेम्पल है, तो ये उसका प्राथमिक रूप हम मानेंगे उस समय के टेम्पल को। इसमें रॉकेट आर्किटेक्चर स्टाइल आपको नहीं दिखाई देंगे, सेपरेट श्राइन्स ऑफ टेम्पल्स जो है हमको दिखाई देते हैं। यहाँ वो बेसिक फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, ये टेम्पल जो है वो बेसिक फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। ज्यादा शिखर भी उतने बड़े नहीं है या बाहर भी कुछ ऐसा ज्यादा ये नहीं है। मगर यहाँ पर अभी हम देखें केदारेश्वरा टेम्पल बेलगावी के नजदीक जो है, शिकारपुरा में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है। तो ये टेम्पल में हमको बाहर का ये जो पोर्शन है, तो कल कदम्बा आर्किटेक्चर स्टाइल में जो हमने पढ़ा था, तो उस तरह का स्टाइल हमको यहाँ दिखाई देता है। और जगती और उसका जो पोर्शन है, तो अभी तक यहाँ छोटा है, मगर धीरे धीरे ये जगती का साइज भी जो है वो बढ़ता गया। और शिखरों का भी जो है, अभी यहाँ की एक दूसरी स्पेशलिटी देखिए, ये ऊपर का ये यहाँ जो हिस्सा दिख रहा है, तो ये उनका अपना जो सिंबल था, जैसे हमने कदम्बों का जो सिंबल देखा था, तो उसी तरह का सिंबल हमको यहाँ पर ये होयसड़ों के इसमें दिखाई देता है। ये वीर नारायणा टेम्पल है जो बेलवड़ी में है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। अभी धीरे 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 जितने टेम्पल्स हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये सामने का ध्वज स्तंभ हमको दिखाई दे रहा है, मगर वो ये सिंगल गर्भगृह, द्विगर्भगृह, त्रिकुट गर्भगृह जो है आगे ज्यादा दिखाई देंगे। अभी ये विमान जो है, तो ये श्राइन, तो उसके ऊपर जो है, तो ये वीर नारायणा टेम्पल का ये बाहरी हिस्सा जो हम देख रहे हैं, अभी हम लास्ट में यही यही देखेंगे, दूसरे टेम्पल का, सोमनाथ टेम्पल का देखेंगे। अभी हम इसको धीरे से समझें। यहाँ जितना माइन्यूट कार्विंग किया गया है, अब ये सोप स्टोन यूज किया जाता था इन मंदिरों के लिए। कुछ मंदिर जो है वो बाद में ग्रेनाइट में भी इतना ब्यूटीफुली किया गया। मगर यहाँ बाहर का जो पोर्शन, जो आर्ट है, कला जो है कार्विंग की, ये धीरे धीरे कैसे बढ़ती गई हम आगे के इसमें देखेंगे। ये अर्शिकरी टेम्पल है, अर्शिकरी, जहाँ पर मैं 7 दिन वहाँ पर रुका हुआ था। और यहाँ उस पीरियड की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो कोकोनट मार्केट उस समय से था और आज भी वहाँ है। वहाँ की नारियल की बर्फी जो है बहुत स्वादिष्ट आज भी मिलती है। और वहाँ के कुछ स्कल्पचर्स में हम वो देख सकते हैं कि नारियल मार्केट की हम बात करते हैं आज के, मगर उस समय के शिल्पों में भी कुछ ये हमको वहाँ प्राप्त होते हैं। ये टेम्पल का पीछे का हिस्सा जो है, वहां पर अभी देखें, तो यहाँ पर जो कार्विंग किया गया है, सिंगल लेयर ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस, उनकी प्रतिमाओं को अंकित किया गया है। और ऊपर का जो है ये और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन दिखाई देता है। और यहाँ राइट साइड में इंस्क्रिप्शन अगर हम देखें, तो ऊपर जो है जैन तीर्थंकर उनका ये दिखता है दृश्य, प्रतिमा दिखती है। और ये वृषभ और गज जो है, दोनों शिल्प हमको दिखाई देते हैं। इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उस समय का सोशल लाइफ और बिजनेस, उस समय की बिजनेस कम्युनिटी के बारे में भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैन इंस्क्रिप्शंस को जब हम पढ़ते हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी की जानकारी जो ज्यादा प्राप्त होती है, तो समझ लेना है आज भी जैन कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये आज का ही ये नहीं है, बल्कि इसके पीछे सदियों की परंपरा को हम उसके इसमें समझना चाहिए। बाकी दूसरी कम्युनिटियों के बारे में भी अगर हम पढ़ना चाहें, तो इंस्क्रिप्शन में हमको ये ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। जब हम बेलूर की अगर बात करते हैं, तो अभी ये धीरे धीरे डेवलपमेंट जो होता गया, तो अरसीकेरी की बात की या उसके पहले के टेम्पल्स की बात की, अभी बेलूर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो बस स्टैंड से बिल्कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर राइट साइड में जब हम जाते हैं, तो वहाँ आधा पौन किलोमीटर, 750 मीटर्स के लगभग, तो वहाँ बाहर ही बहुत बड़ा गोपुर हमको दिखाई देता है। मगर वो एक गोपुर हमको देख के ऐसा बाहर से लगता है कि एक ही टेम्पल होगा, अंदर प्रवेश करने के बाद पता चलता है 19 टेम्पल्स आर देयर एक्चुअली। 19 टेम्पल वहां पर एक ही इसमें है। और अंदर जाने के बाद लेफ्ट में ये वहाँ की जो जानकारी है दिख रहा है, ये हम उसका गोपुर देख रहे हैं। और ये कलर जो है वो तो बाद में किया गया है। विशेष बात मैंने ये यहाँ देखी कि जितने इंडियंस मैंने वहाँ देखे, तो उतने ही मैंने फॉरेनर्स भी देखे। अब बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर, इसकी ज्यादा जानकारी हमारे नॉर्थ इंडिया के स्कॉलर्स को नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि मैंने जितने भी हमारे फ्रेंड्स है उधर से जिनके साथ मैंने बात की, तो उनको ये ज्यादा पता नहीं है। बट मोस्ट वेलकम फॉर टू सी दिस 3 टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हलेबीड एंड सोमनाथपुरा। तो ये सोमनाथ टेम्पल जो है, तो ये हसन डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट, इसमें ये टेम्पल्स है। यहाँ अंदर प्रवेश जब हम करते हैं, तो सामने ही ये मंदिर का हमको ये दिखाई देता है, मुख्य एंट्री हमको दिखाई देता है। यहाँ देखिए, अभी मैंने जो बात की थी, तो ये होयसड़ों का जो राज चिन्ह है उनका, तो ये हमको यहाँ पर दिखाई देता है बाहर। और ये दोनों साइड में जो छोटे छोटे श्राइन्स हम देख रहे हैं,
सब श्राइन्स जिसको हम छोटे से कह सकते हैं, अंदर प्रवेश करते समय जो बनाए हैं, उसके अंदर भी जो शिल्प है वो भी इतने ब्यूटीफुल कार्विंग किए गए हैं। ये मंदिर के प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर ये लिंटल प्रतिमा जिसको हम कहते हैं, तो वो भी इतना माइन्यूटली कार्विंग किया गया है। अब जैसे जैसे आगे ये तो ऐसे कहेंगे कि ये भी एक शुरुआत है। आगे अंदर हम अगर देखेंगे तो ये लिंटल के ऊपर का जो है, देखिए ये ऊपर का हिस्सा जहाँ ज्यादा हमारा लक्ष्य भी उतना नहीं जाता, हम ज्यादा उतना क्लियरली नहीं देखते हैं, मगर फिर भी उन्होंने यहाँ पर इतना ब्यूटीफुली ये बनाया। नॉट ओनली दिस, ये ऊपर का हिस्सा भी अगर हम देखें तो इतना सुंदर तरीके से उन्होंने इसको कार्विंग किया है। और ये दृश्य जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो गरुड़ शिल्प हमको वहाँ दिखाई देता है। ये अंदर हम देखें तो राइट एंड लेफ्ट साइड के इसमें गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार, सॉरी गर्भगृह नहीं, मेन एंट्री जो है टेम्पल का, तो उसके जो प्रवेश द्वार है, तो उसके ऊपर ये इस तरह से शिल्पांकन किए गए हैं। तो हाथी के ऊपर सवार ये सिंह जो वहां पर दिखाया है, तो ये होयसड़ा का जो है राज्य चिन्ह ऐसा उसको माना जाता है। और ये योद्धा जो है वहां पर हमको दिख रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी अलग अलग योद्धा हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो वही दृश्य हमको अलग इसमें दिखाई देता है। ये जो शिल्प है, यहाँ पर हम देखें, ये लेफ्ट में जो शिल्प है, तो ये त्रिभंग अवस्था में, सॉरी ये द्विभंगा में है। तो मगर उसका नृत्य शैली जो हम देख रहे हैं, और यहाँ अंदर टेम्पल में प्रवेश करने के बाद गर्भगृह के बाहर जो लेफ्ट साइड में जो पिलर है, तो ये इसके ऊपर हमको मोहिनी विष्णु की प्रतिमा दिखाई देती है। स्तंभ के ऊपर का कार्विंग है, ये याद रखिए, ये स्तंभ के ऊपर का कार्विंग है। और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने उसको कार्व किया है। दोनों की इसको अगर हम देखें तो ये स्टाइल यहाँ के पैरों का और यहाँ का अगर हम देखें तो हमको ये पता चल, ये जो है ये भी द्विभंगाकृत अवस्था में है। मगर यहाँ पर्टिकुलरली उसका क्राउन अगर ये देखें तो हमको उसके ये पर्टिकुलरली ये क्राउन की अगर हम बात करें, छोटा सा क्राउन है, मगर एक्चुअली चन्नकेश्वर टेम्पल में जब हम जाते हैं तो इसकी और ज्यादा ब्यूटी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर का पोर्शन है। अब यहाँ हमको उसकी सुंदरता पता चलती है। यहाँ नीचे देखे तो बांसुरी बजा रहा हुआ ये हमको यहाँ पर ये दिखता है। यहाँ ये मृदंग और ये बजा रहे हैं, यहाँ नृत्य हो रहा है। तो संगीत की जो है हमारे म्यूजिक की हमको यहाँ अनुभूति जो है आर्ट में से प्रतीत होती है। और बाकी शिल्पों को भी इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। यहाँ आगे हम देखिए, यहाँ प्राणियों का, देवताओं का और बाकी सभी इसका जो अलंकरण है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये अभी देखिए, जय विजय शिल्प जिसको हम कहते हैं मंदिर, ये मैंने जैसे कहा था लेफ्ट साइड में ये मोहिनी विष्णु का प्रतीक है, और जब प्रवेश द्वार बंद रहता है तो वहां पर हम ये देख सकते हैं ये जय विजय का, और उसको भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया। मंदिर के बाहर जो ये खिड़कियां हमको दिखती है, वेंटिलेशन, वातायन की जब बात करते हैं तो वेंटिलेशन की बात होयसड़ा के टेम्पल्स में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और बहुत अच्छी तरीके से ये विंडोज, टेम्पल विंडोज उन्होंने बनाए हैं। और ये नीचे के पोर्शन से अगर हम बात करिए, नीचे से देखिए ऊपर के हिस्से तक, सिर्फ ये एक अगर हिस्सा छोड़ दिया जाए तो सभी के ऊपर कार्विंग है। इस तरह से लगभग 10 लेयर्स हम अलग अलग टेम्पल्स के इसमें देखते हैं। तो यहाँ हमें वो दिख रहा है। और ये देखिए पूरा पोर्शन कितना ब्यूटीफुली विंडोज, मैंने जितने टेम्पल्स अब तक देखे, बेलूर हड़ेबीड़ के और ये सोमनाथ के टेम्पल जो है, तो ये पूरा पोर्शन विंडोज का ये सबसे बेहतर वातानुकूलन जिसको हम कहते हैं मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जो है, हमें इसके इसमें दिखाई देते हैं, मंडप के अंदर भी और गर्भगृह के अंदर भी। यहाँ वो पोर्शन हम मैं जो जिसकी बात कर रहा था, तो उसमें ये लास्ट वाला जो ये है उसके ऊपर गज शिल्प बनाए गए हैं, और ऊपर का सिर्फ इतना हिस्सा खाली है। और बाकी सभी इसमें ये क्या है, ये छोटे छोटे शिल्प अगर हम देखें, ये भी सारे म्यूजिक के ये दिखाई देते हैं, डांसिंग या वाद्य बजाने वाले, नृत्य करने वाले, यही शिल्प हमको उसमें दिखाई देते हैं। मैं आर्ट के जितने भी, सॉरी म्यूजिक के जितने भी लोग हमारे इस सेशन में हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, अगर आप ये 3 टेम्पल को देख के अगर सिर्फ संगीत विषय के बारे में जितनी भी प्रतिमाएं हैं अगर उसके बारे में अगर अध्ययन करें, तो मैं सोचता हूँ एक थीसिस तो आपका इसमें से अच्छा बिल्कुल बन जाएगा। ये टेम्पल का बैक साइड पोर्शन है, और स्टार शेप्ड
टेम्पल्स ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो ये स्टार शेप का हमको ये यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ उसी कैंपस में दूसरा जो टेम्पल है, एक ही प्राकार के अंदर दूसरा लेफ्ट साइड में जो टेम्पल है, तो ये रंगनायक के टेम्पल ऐसा कहा जाता है। एक छोटा सा श्राइन है, मगर इसके ऊपर के शिल्प जो है, एक्सलेंट शिल्प उसमें है। ये जब इस तरफ जब हम जाते तो जाते जाते आगे जाने ये हमको ये दिखाई देता है आगे। बिल्कुल देखिए कि ये मेन गर्भगृह के बाहर जो छोटा सा वहाँ गरुड़ का जो ये बनाया है, तो उसके ऊपर का शिखर और ये प्राकार के ऊपर जो गोपुर का जो शिखर है, इसको देखिए ये कितना बिल्कुल मिडल पोर्शन हमको दिखाई देता है। तो ये जो लाइनिंग है, तो इसको अगर हम समझे तो क्या टेक्नोलॉजी उनके पास थी, क्या था तंत्रज्ञान की जिसके हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है। यानी डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये लगभग 400 मीटर का डिस्टेंस है, सॉरी 250 मीटर का डिस्टेंस है बीच में, मगर फिर भी इतना माइन्यूट ये बनाया है। और उसके ऊपर ही जो शिल्प है ये नृत्य के इसमें दिखाए है। देखिए यहाँ भी देख रहे हैं तो मैं नृत्य करते करते जो थक गई तो अपने घुंघरू जो है वो निकाल रही है पैरों में से, तो वो हमको यहाँ दिखाई देता है। और ये दूसरा और एक नृत्य अप्सराओं का ये दिखता है यहाँ। फिर बांसुरी वादन और बाकी शिल्प हमको दिखाई देते हैं। यहाँ के जो शिल्प है जिसमें अभी ये शिल्प हम देख रहे हैं, तो लक्ष्मी विष्णु शिल्प जो है यहाँ हम देख रहे हैं, तो वो और उसके राइट में कृष्णा जो शिल्प है तो फ्लूट बजा रहा। तो ये बांसुरी का भी जो नाप है वो इतना अच्छा लिया गया है, बिल्कुल बढ़िया। और बाकी सारे शिल्प भी देखिए, एक छोटा सा टेम्पल है ऐसा बोला गया है, मगर इस छोटे से टेम्पल के ऊपर ये कार्विंग किया गया है। और ऐसे कई सारे शिल्प है, बाकी दूसरे मंदिरों के शिल्प भी हम देखेंगे। और यहाँ पर्टिकुलरली जो है एक धनुष के साथ प्रभु रामचंद्र का जो शिल्प है वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल है, जो मैंने मैंने अपने फेसबुक पेज पर जो है मेरा फेसबुक के इसमें मैंने हर जगह के ब्यूटीफुल जितने भी शिल्प है उसको वहाँ मैंने दिखाया है। यहाँ समय कम होने की वजह से मैंने वो सभी शिल्प यहाँ नहीं लिए हैं। अब ये हड़ेबीड का टेम्पल जो है, हड़ेबीड जिसको कहा जाता है, तो हड़ेबीड टेम्पल, तो होयसड़ेश्वर टेम्पल हड़ेबीड, बिल्कुल बस स्टैंड पर उतरने के बाद बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल बाजू में, रोड के इस किनारे में बस स्टैंड, और उस किनारे में जो है ये टेम्पल है, होयसड़ेश्वरा टेम्पल है। ये होयसड़ जो है वो द्वार समुद्र ऐसा उसका पुराना नाम था, और जिसको जो कैपिटल था एक्चुअली इनका बेलूर भी कैपिटल था कुछ समय के लिए, और उसके बाद जो है ये हड़ेबीड जो था वो कैपिटल था। और होयसड़ा डायनास्टी का। और ये हसन डिस्ट्रिक्ट में ये टेम्पल है। बेलूर और हड़ेबीड जो है बिल्कुल नजदीक में है, आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा बेलूर से हड़ेबीड जाने के लिए, मगर देखना है तो कम से कम 3-4 दिन चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक टेम्पल पूरा दिन जो है सुबह से शाम तक लगभग 2700 फोटोग्राफ्स मैंने इस टेम्पल के लिए थे। और उसका ये फ्रंट पोर्शन का मैंने जो लिया था वो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये देखिए जो हमने वहां देखा था, इसमें कार्विंग जो है वो और ज्यादा माइन्यूट है, और ज्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है बेलूर के टेम्पल से। होयसड़ेश्वर ये बैक साइड का एंट्रेंस है, देखिए फ्रंट साइड का नहीं, ये फ्रंट साइड का है। मगर फ्रंट साइड को तो हम देख रहे हैं, बैक साइड में भी इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एंट्रेंस को ये किया है, कार्विंग किया हुआ है। ये वहाँ के कुछ गणेश शिल्प है। फ्रंट साइड का राइट साइड में जो है, फ्रंट साइड डोर, एंट्री डोर जो है, उसके राइट साइड में ये गणेशा का शिल्प हमको दिखाई देता है, और बैक साइड में प्रांगण में एक चबूतरे के ऊपर ये गणेशा का शिल्प रखा गया है। तो ये गणेशा के शिल्प भी इतने सुंदर रूप से मैंने दूसरे किसी जगह पर नहीं देखे जितने यहाँ देखे। और साइज भी जो है लाइफ साइज जिसको हम कहते हैं, एक पुरुष के जितनी हाइट के ये सारे शिल्प जो है हम यहाँ देख रहे हैं। अभी ये जो यहाँ जो ये शिल्प हम देख रहे हैं, तो इस तरह के कई सारे शिल्प, सिर्फ नंदी के गले में आपको ये कुछ अलग सा ये दिखाई देगा, या फिर शिव जी के मुकुट और उनके गले के अलंकार जो है वो अलग दिखाई देंगे, मगर एक शिल्प ये जो है, इसकी कितनी तो भी अलग अलग रूप हमने इस मंदिर में देखे हैं। अभी यहाँ देखिए उसका फिर अलग अलग से शिल्प जो है दिख रहे हैं। ये नीचे देखिए यहाँ पर आया हुआ है स्टोन के ऊपर, मगर वो भी ऐसा लगता है जैसे मानो अभी वो रखा गया है, ऐसा लगता है, इतना ब्यूटीफुली वो बनाया है। यहाँ पर ये बाकी देवताओं के भी जो शिल्प है उसकी सुंदरता, उनके आयुध और ये सभी यहाँ अलग अलग शिल्पों में हम देखें तो ब्यूटीफुली कार्विंग की है। मैं इसके बारे में जितना बात करूँ कम है एक्चुअली, मगर सभी शिल्पों को सिर्फ हम ये देखें, यहाँ राइट में भी अगर हम देख रहे हैं तो इतने बड़े साइज में भी, मगर यहाँ
वो मृदंग बजा रहा है, ये हमको यहाँ दिख रहा है। तो सारी देवताओं की प्रतिमाएं देखिए, हर प्रतिमा का सिर्फ सर मुकुट जो है, सिर्फ मुकुट के बारे में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। होयसड़ा टेम्पल के जितने भी स्कल्पचर्स है, सिर्फ उनके मुकुट, तो इस मुकुट के बारे में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। मेरे अपनी खुशी से मैंने किया था, किसी फंडिंग वगैरह कुछ नहीं, मैंने अपनी खुशी के लिए वो किया था। और इसके ऊपर देखिए, ये मुकुट के ऊपर भी ये जो बनाया है, व्हाट अ ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटल जो किया है, कार्विंग जो किया है, सभी शिल्पों के इसमें हमको दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो लंकापति रावण जो है, जब ये ले जा रहा था, तो कैलाश को जब ले जा रहा था, तो ऊपर जो है शिव पार्वती बैठे हैं और उनके गण भी उधर है, और ये कैलाश पर्वत को उठाए जा रहा है। तो दशानन का ये शिल्प इतना माइन्यूट कार्विंग किया है, एक्चुअली एक ऊपरी एक लगभग माने सेवंथ स्टेज में इसको बनाया ऊपर के हिस्से में, मगर उससे ये शिल्प और उसके सर के ऊपर ये और उसके ऊपर शिव पार्वती, ये बारीक जैसे हम देखे पर्वत के ऊपर जो पेड़ और ये हम देखते हैं लता, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने कार्विंग ब्यूटीफुली किया है। राइट साइड में भी देखें तो मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो लेफ्ट वाला जो शिल्प है, तो उसके ऊपर के शरीर के ऊपर के सारे अलंकार को अगर हम देखें, तो पता चलता है कि क्या कला कितनी ये हो सकती है। ये देखिए, उसी शिल्प को मैंने फिर दूसरे इसमें से दिखाया है। ये जो था ये एक्चुअली लेफ्ट साइड वाला है, और ये राइट साइड वाला, तो ये पैर देखिए, पैरों के घुंघरू, और फिर घुंघरू के नीचे भी ये जो ये जो अलंकरण जो किया गया है, कितना कितना सुंदर किया गया है, इतना बारीकी से सोचते हुए, इतना सूक्ष्म रूप से सोचते हुए ये जो अलंकरण किया गया है। वैसे ही नॉट ओनली द टेम्पल के बाहर के हिस्से या ये ही नहीं, बल्कि छत के ऊपर भी अगर हम देखें, तो छत भी उतना ही, सभा मंडप का छत है वहाँ का, ये इतना ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेशन वहाँ उसके ऊपर दिखाई देता है, माइन्यूट कार्विंग दिखाई देता है। कल मैंने जो बात की थी माउंट आबू के टेम्पल्स की बात की थी, वहाँ मार्बल में दिखाई देता है, यहाँ सोप स्टोन में और ग्रेनाइट के इसमें ये दिखाई देता है। इतनी सुंदर जालीदार नक्शियाँ उसके ऊपर बनाई हैं, और कीर्ति मुख भी उसके अंदर हमको यहाँ दिखाई देते हैं। तो यहाँ आगे अगर हम देखें, तो ये पिलर्स के ऊपर की मदनिकाएं, उसकी एक अपनी अलग से स्पेशलिटी है, और कई सारी मदनिकाएं वहाँ हैं। और ये लेथ पिलर्स की बात है, कल भी मुझे ये सवाल पूछा था, व्हाट इज दिस लेथ पिलर्स। तो ये लेथ पिलर जो है, एक्चुअली लेथ मशीन की आज हम बात करते हैं, और स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है, लेथ मशीन उनको पता रहता है। तो लेथ मशीन का यूज करके हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कार्विंग वगैरह करते हैं या उसको बनाते हैं। मगर यहाँ उस समय के पिलर जो बनाए हैं, तो वो कैसे बने, 12-14 फुट के इस पिलर्स को क्या लेथ मशीन से बनाया गया होगा। ये ऊपर के जो पोर्शन है, तो कई सारे वीडियोस भी इसके बारे में हमारे यूट्यूब में अवेलेबल है। मगर जब 12-14 फुट का अगर एक पिलर, उसको अगर लेथ मशीन के ऊपर लगाना है, वो लेथ मशीन का साइज क्या होना चाहिए, ये अगर हम सोचेंगे, बीइंग एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई कैन से दैट, अगर हम एक छोटा सा जो एक हिस्सा होता है किसी भी इसका, लोहे का टुकड़ा होता है या वुड जो होता है, लकड़ी होता है, उसको जब हम लेथ मशीन के ऊपर कुछ काम करते हैं, या फिर थोड़ा सा बड़ा, तो मशीन कितना बड़ा होता है हमको पता है। तो 12 से 14 फीट के इसके लिए एक लेथ मशीन जो है, उसका साइज अराउंड 200 स्क्वायर फीट का वो होना चाहिए, 100 से 200 स्क्वायर फीट का ये होना चाहिए पूरे मशीन के इसके अगर हम बात करेंगे तो। और इसको उठाने के लिए 12-14 फीट के हाइट के पिलर्स को उठा के उसको ये करने के लिए क्या होना चाहिए, उससे पता चलता है। उसके लिए कई सारे लोगों ने अपने अपने ये दिए हैं, मगर छन्नी, हथौड़ी, और उस समय रस्सी और लेदर, तो इसका यूज इसमें ज्यादा किया गया है, ऐसा होयसड़ा के जो किताबें जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें से हमको पता चलता है। अब ये सिर्फ पर्टिकुलरली कैसे यूज किया, कैसे बनाया उस समय, वहाँ के जो शिल्प है, 3 मिलीमीटर अगर ग्राउंड के ऊपर जो ये बना हुआ है, शिल्प जो बना है, तो उसके कान में से ये डाल के इस तरफ से निकाला गया है। 3 मिलीमीटर साइज से भी कम है क्राउन की, इसमें से लगभग 1.5 से 2 मीटर का ये रखा गया है, डिस्टेंस रखा गया है, और वो कार्विंग किया गया है। तो ये कार्विंग किस तरह से किया गया होगा, तो मैंने शुरू में ही जो बताया था कि टूल्स को डेवलप होने के लिए इंसान को लगभग 1.5 लाख साल लगे थे, टूल्स डेवलप होने के लिए। और धीरे धीरे इंसान इस तरह से टूल्स को डेवलप करता गया, उसके बाद भी हजारों वर्षों तक टूल्स इतने अच्छे तरह से डेवलप हुए। आज भी कुछ मंदिरों में हम जब जाते हैं, जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए थे, उड़ीसा के कारगिर जो है आज भी, और यहाँ माउंट आबू के उधर जो कारगिर है आज भी, इतना माइन्यूट कार्विंग वो लोग आज भी कर रहे हैं। बस उसका प्रमाण छोटा सा है। मगर हमारे यहाँ पर अगर आप चंद्रपुर में भद्रावती टेम्पल के यहाँ अगर चलेंगे, तो वहाँ पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर अभी बनाया जा रहा है,
20 करोड़ रुपए खर्च करके जो बना रहे, वहाँ के पिलर्स को आकर के देखिए, या फिर वहाँ के मंदिर के बाहर जो उन्होंने कार्विंग किया हुआ है वो देखिए, तो हमको पता चलता है सदियों से ये परंपरा जो है उन लोगों ने, और वो टूल्स उनके पास के अगर हम देखें तो पता चलता है कितने बारीक से लेकर के कितने बड़े तक औजार उन्होंने रखे ये काम वो कर रहे हैं। तो इसको हम सोचते हुए अगर हम और ज्यादा डीप में चलेंगे सिर्फ पिलर आर्किटेक्चर स्टाइल, तो फिर कभी हम बात करेंगे, मगर बहुत ही सुंदरता हमको इस पिलर्स के ऊपर दिखाई देती है। देखिए और भी कुछ पिलर्स है वहाँ पे। एक्चुअली ये जो है वहाँ होयसलेश्वर टेम्पल से थोड़ा आगे जाने के बाद शहर में बस स्टैंड से राइट साइड में आपको जाना पड़ेगा टेम्पल से बाहर आने के बाद में। तो वहाँ जो जैन टेम्पल्स है, जो पार्श्वनाथ जी का और दूसरा जो जैन टेम्पल है, तो ये उस जैन टेम्पल के गर्भगृह के बाहर के जो पिलर्स है, तो ये वो पिलर्स है। तो इस तरह से, क्योंकि ये मंदिर में जो है अंदर में ज्यादा फोटोज अंदर पिलर्स के ज्यादा नहीं ले सका, उतने ज्यादा जितना मैंने ये विष्णु और इसका ये किया था, तो उतना ज्यादा मैंने ये नहीं यहाँ नहीं कर सका था वहाँ। तो ये मैंने इसलिए फोटोग्राफ्स क्लियर है इसलिए मैंने यहाँ के फोटोग्राफ्स यूज किए हैं। अभी ये फिर से वो होयसलेश्वर टेम्पल जो है उसका बैक साइड वाला पोर्शन है। तो ये स्टार शेप से कुछ थोड़ा सा और अलग लगता है। मैंने यहाँ के बाकी नंदी वगैरह जो है वो नहीं लिए हैं, एक्चुअली यहाँ के वो भी देखने लायक है। और नंदी के ऊपर का जो मंडप का जो हिस्सा बना हुआ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, मगर सभी जगह के मैं नहीं ले सकता हूँ इसलिए मैंने वहाँ स्किप किया है। सिर्फ बेलूर हड़ेबीड टेम्पल्स के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो एक स्पेशल सेशन हम जरूर ले सकेंगे। माउंट आबू के टेम्पल्स के बारे में एक स्पेशल सेशन ले सकेंगे। और अजंता के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो अजंता का प्रेजेंटेशन मैंने कुछ प्रोग्राम्स में इसके पहले भी किया हुआ है, और अजंता के सारा लिटरेचर, मैक्सिमम लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल होने की वजह से मैंने उसके ऊपर भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है। इफ़ यू वांट, सभी लोग अगर चाहते हैं तो हम उसके बारे में भी एक सेशन सेपरेटली कर सकेंगे। ये वहाँ का हरिबीड़ में ही हुली करी जो कल्याणी है होयसड़ा का, तो ये हुली मीन्स टाइगर, केरे मीन्स रेफर्स टू अ पाउंड, यानी जब यहाँ महारानी जो थी वो अगर नहा रही है तो यहाँ कोई शेर भी नहीं यहाँ आ सकेगा, प्रवेश नहीं कर सकेगा, ऐसा उसका कहना था। इतना सिक्योरिटी और ये बनाया, और उस तरह से ब्यूटीफुली इसको इन्होंने बनाया है। ज्यादा अगर चन्नकेश्वर टेम्पल के फ्रंट को जो बात किए, तो होयसड़ा का वैसा ही चन्नकेश्वर टेम्पल हमारे यहाँ सोमनाथपुर में भी है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये टेम्पल है। तो नरसाईपुरा जो है तो वहाँ ये चन्नकेश्वर टेम्पल अभी बेलूर और हड़ेबीड़ के टेम्पल पर्टिकुलरली सोप स्टोन से बनाए गए टेम्पल है। और सोप स्टोन जो एक्चुअली सॉफ्ट होता है इसलिए उसके ऊपर कार्विंग करना भी इजी हो जाता है, जैसे ही उसको खदान में से निकालते हैं तो उसके ऊपर कार्विंग करना इजी बन जाता है। मगर यहाँ हमको ग्रेनाइट भी यूज किया हुआ दिखाई देता है। तो धीरे धीरे कला अपनी चरम सीमा पर जब पहुंची तो ग्रेनाइट को भी इतना ब्यूटीफुली कार्विंग करके बनाया है। इसलिए देखिए यहाँ के शिल्प जो है और ये जो है इंटैक्ट जो है आज भी क्लियर फॉर्म में दिखाई देते हैं। सोप स्टोन को उसके ऊपर कई सालों के बाद जो है इफेक्ट होने के, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होने से या फिर उसको हानि पहुंचाने से जो है वो ज्यादा शिल्प वहाँ के खराब हुए दिखाई देते हैं। मगर ग्रेनाइट के इसमें ये जो बनाया हुआ है ये आज भी हमको माने 90% वैसा का वैसा आज भी दिखाई देता है। यहाँ भी स्टार शेप्ड जो है वो उसका फॉर्म हमको दिखाई देता है। देखिए अभी यहाँ का जो बाहर का जो पोर्शन है टेम्पल का हम देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर अगर लास्ट तक चले तो 8 9 10 12 तक हम जाते हैं इसमें। तो इतना ब्यूटीफुली हर इसके ऊपर बेलूर के इसमें हमने देखा कि वो नीचे का पोर्शन, सेकंड वाला पोर्शन जो है ये खाली था, मगर यहाँ कुछ भी खाली नहीं है। सभी के ऊपर इतना ब्यूटीफुल अलंकरण किया है। ये वहाँ के कुछ शिल्प है जो हम देख रहे हैं ये ब्यूटीफुली। ये हाथ में ये सरस्वती जो है वीणा, और उसका ऊपर ये जो हम देख रहे हैं वो किताब उसके हाथों में हमको दिखाई देती है। यहाँ के और कुछ शिल्प है, देखिए कितना कितना सुंदर हो सकता है एक शिल्प, तो ये परमोच्च उसकी सीमा हम कह सकते हैं। कुछ और शिल्प यहाँ, ये कृष्ण का जो फ्लूट बरक बजा रहा हुआ, और बाकी ये वहाँ का छत है जो ग्रेनाइट में बनने की वजह से आज भी वैसा का वैसा उसका ये है। इसलिए सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिखाया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स वहाँ पर है। और यहाँ के इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शन के ऊपर बनी हुई प्रतिमाएं भी इतनी सुंदर बनी हुई है, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और इंस्क्रिप्शन जो है डिटेल में जानकारी उसकी जो है फिर कभी जब हम पर्टिकुलर अगर सेशन लेंगे तो वो हम देखेंगे। जो मैंने बात कही थी, मैंने आपको जो शुरू का टेम्पल का ये दिखाया था, तो वही फोटोग्राफ मैंने इस टेम्पल का लिया है, सेम बैक साइड का।
तो हमको यहाँ दिखता है नीचे से लेकर के ऊपर तक का पोर्शन जो है ये पूरा ब्यूटीफुली ग्रेनाइट में कार्विंग किया हुआ हमको देख सकते हैं। और ये सोमनाथपुर का टेम्पल आप जरूर देखें। इस तरह के टेम्पल हमारी कला और स्थापत्य को समझने के लिए कलाकारों का जितना भी योगदान है वो जिसके बारे में बात करें तो वो कम है। ये आज का हमारा जो होमवर्क है, तो आपको किसी भी एक आर्ट या आर्किटेक्चर